एक ही थी। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं अपना इसी के अंदर। यस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, तो ये एक रिकॉल है, आप लोगों ने को पहले से पता है, ऑल्दो ये पीपीटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है इसमें, जैसे कि एज आई टोल्ड यू ना कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, स्केलेटल टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऑल्दो वहां पे स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ने थे। ठीक है, तो कनेक्टिव में एक्चुअली जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, स्केलेटल में ऑब्वियसली हार्ड होता है क्योंकि वो कैल्शियम का बना होता है स्केलेटल सिस्टम, और फ्लूइड के अंदर तो वो लिक्विड स्टेट में होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो स्केलेटन सिस्टम आप लोगों को पता है, ये भी हमने पढ़ा था कि बोन और कार्टिलेज। तो जो बोन होता है उसमें मैट्रिक्स किसका बना होता है, ओसीन प्रोटीन का। ठीक है, ओसीन, और इसलिए हम बोन को भी क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, राइट, रिमेम्बर, सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट बोलते थे, और कॉन्ड्रोसाइट हम कार्टिलेज को बोल देते हैं, और इसके प्रोटीन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रिन। तो कार्टिलेज के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन कंपाउंड, और बोन के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट। क्या फॉस्फेट कार्बन का बना होता है? नो नहीं, सर। PO4 3 तो ये तो पूरा का पूरा मतलब नॉन कार्बन कंपाउंड है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एक्चुअली में हमारे पास हार्ड मैट्रिक्स का होता है क्योंकि उसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, और फाइबर्स मे और मे नॉट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन है, ओसीन, और कार्टिलेज के अंदर कॉन्ट्रिन प्रोटीन। अब कार्टिलेज में भी आप लोगों ने देखा ही था कि हमारे पास प्रोटीन और शुगर, जैसे कि मैंने क्लास में चिल्ला के बताया था कि प्रोटीन और शुगर सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से कॉन्ड्रिन बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें काफी थोड़ा सा स्पेस होता है, इसलिए हम इसे मोड़ भी सकते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल। ठीक है, तो कार्टिलेज के पास क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट, और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और शुगर का बना होता है, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है। और कार्टिलेज के ऊपर जो कवरिंग होती है, आपको ध्यान रखना है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्टियम। तो द कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्टियम, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज? सर ईयर्स में, नोज में, यस, और तो कान को आप मोड़ सकते हो, नोज का टिप वैसे होना चाहिए, नोज पूरी नोज नहीं, नोज का टिप। ठीक है, यस। ट्रैकिया के पास आपने सुना होगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं ताकि वो ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, और यस। लैरिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास हुआ कार्टिलेज के बारे में, वेरी सिंपल इट इज, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है एवरीबडी? नो सर। तो कार्टिलेज के पास हमारे पास जो कॉन्ड्रिन होता है, वो कॉन्ड्रिन एक्चुअली कितनी चीजों को कंटेन कर रहा है? प्रोटीन, सर तो शुगर। ठीक है, यस सर। अगर हम बोन की बात करते हैं तो देखो बोन तो थोड़ा हार्ड होता है, आप लोगों को पहले से ही बताया था। तो बोन स्ट्रांग होता है, ये चीज हमने पढ़ ली है बुक के अंदर, अगर आपको पता हो तो ये यस नॉन सर। फ्लेक्सिबल होता है, ये पूरा फ्रेमवर्क है जो कि सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसके मैट्रिक्स को भी हम ओसीन बोलते हैं, लेकिन ये हार्ड होता है क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं होता, सारे के सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स को भी सपोर्ट करता है, और मुझे पूरी बॉडी को भी सपोर्ट करता है, जब भी आप भागते हो, रनिंग करते हो, आई मीन रनिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो उसके अंदर हड्डियों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो बोन के सेल्स को हम ऑस्टियोब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से मिलके बनता है। तो बोन के सेल को आप ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें इस तरीके से सर्कुलर टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैवर्सियन कैनाल, रिमेम्बर। यस सर। जो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, गोल गोल इस टाइप के जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो यहाँ पे हैवर्सियन कैनाल पाए जाते हैं हमारे पास। तो ये हैवर्सियन कैनाल भी एक किसका स्ट्रक्चर है, तो ये आपको ध्यान रखना है बोन के अंदर। और ये वॉक्समैन कैनाल भी हमारे पास होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वॉक्समैन कैनाल आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हमारे पास बोन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अच्छा, अब जैसे मान लो ये तो चलो इनका स्ट्रक्चर हो गया कि चलो एक हमारे पास हैवर्सियन कैनाल है। ये वॉक्समैन कैनाल क्या करते हैं, वो बोन को भी ना ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो बोन को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ये जो वॉक्समैन कैनाल है ना, ये एक्चुअली एक चैनल है जो कि ब्लड को ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हैवर्सियन कैनाल
और ये जो वॉक्समैन कैनाल है, तो ये हमारे पास आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। तो वॉक्समैन कैनाल, बाहर वाली लेयर जो थी पेरिस्टोमियम, आपने पढ़ा है ना अभी, तो हमारे पास जो जो बाहर की लेयर होती है वहां से ब्लड लेके पूरे अंदर तक पहुंचाने का काम करती है। हड्डियों को भी बड़ा होना होता है, तो हड्डी को भी तो कैल्शियम चाहिए। तो जो आप दूध पीते हो, जो आप कैल्शियम वाले सब्सटेंस खाते हो, वो ब्लड के साथ मिक्स होते हैं, और फिर ब्लड के साथ वो हड्डियों को के पास भी तो जाएंगे। ठीक है, वरना हड्डियों को कैल्शियम कैसे मिलेगा भाई? आप पहले छोटे थे, फिर आप बड़े हो गए, तो आपकी हड्डियां बड़ी कैसे हुई हैं? तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, जब आप दूध पीते हो या कोई भी कैल्शियम वाले सब्सटेंस खाते हो, तो वो डायरेक्टली हड्डियों के पास भी जाते हैं। और हड्डियों के पास उसे कौन लेके जाता है? वॉक्समैन कैनाल एंड देन हेवर्सियन कैनाल। ठीक है, इससे Yes, sir. पूरा हड्डियों का और ब्लड का कम्युनिकेशन स्थापित होता है। और ये तो आप जानते ही हो कि हड्डियों के बीच में एक बोन मैरो होता है। वो बोन मैरो आपकी बॉडी में आरबीसी बनाता है। बोन मैरो बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में होता है, जैसे आपके पैर की हड्डियां जानते हो आप लोग, फीमर, टिबिया। Sir. तो आप पढ़ोगे आगे जाके फीमर और टिबिया, तो ये हमारे पास दो बोन्स हैं। तो मतलब बड़ी बड़ी बोन्स हैं ये। तो इनके बीच में आपको बोन मैरो मिलता है, और ये बोन मैरो आरबीसी बनाने में मदद करता है। ठीक है, और एक आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वोक्समैन कैनाल? तो आप बोलोगे वोक्समैन कैनाल जो है वो ब्लड को ट्रांसमिट करता है कहाँ से? बाहर की लेयर से। बाहर की लेयर का नाम क्या था? पेरिस्टोमियम या पेरियोस्टियम। ठीक है, जो कि बोन के अंदर ले जाएगा, और वो किससे कम्युनिकेशन स्थापित करता है? हेवर्सियन कैनाल से। ठीक है, और यही सब कैनाल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बोन को भी, वरना बोन को तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. ये आप लोग को पहले से ही मैंने बता दिया है, राइट? तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपकी बॉडी का बैलेंस करता है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारे पास दो टाइप की चीजें हैं, ये ब्लड और लिम्फ। ब्लड आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड कार्पस्कल्स होता है। रिमेंबर, मैंने 10th क्लास में बता दिया चिल्ला चिल्ला के। Yes, sir. लिम्फ के अंदर भी मोस्टली वैसे ल्यूकोसाइट होते हैं, ल्यूकोसाइट का मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्लड जो होता है वो मेजर पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ब्लड का आपस कल के अंदर तीन चीजें आते हैं, एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड दी थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि एराइथ्रोसाइट कितने दिन जिंदा रह सकता है? 120 One. डे। ल्यूकोसाइट वो तो डिपेंड करता है कि आप किस सेल की बात कर रहे हैं। जैसे एनल मैप मैंने बताया था, याद है? न्यूट्रोफिल, Yes, sir. मोनोसाइट, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल, बेसोफिल। और थ्रोम्बोसाइट तो हम प्लेटलेट को बोलते ही हैं। ठीक है ना? तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एक सेकंड। ओके, तो प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं? Uh, sir, बात करो, मैंने बताया था। अगर मैं fibrinogen, फिब्रिनोजेन, albumin यस, और सर एक और था. ग्लोबुलिन। Yes, sir. Globulin. ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेंस, आयंस, वाटर, ये सब चीजें प्लाज्मा के अंदर ही तो पाई जाते हैं। भैया जब जब लोग आपकी बॉडी में ब्लड की बात करते हैं, तो लोगों का एक ही इशारा होता है, लाल वाला खून। तो फिर पढ़े लिखों में और तुम्हें फर्क क्या रह जाएगा अगर तुम भी वही सोचोगे, लाल वाला खून? तो लाल वाला खून थोड़ी होता है सिर्फ, प्लाज्मा भी तो होता है। और उस प्लाज्मा के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं? फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, बहुत सारे आयंस, बहुत सारा पानी। ठीक है, ओके, Yes, sir. ओके। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि ब्लड जो होता है वो हमारे पास एक्चुअली बहुत ही विस्कस टाइप का फ्लूइड होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन के अंदर चलता है। ये तो बच्चों वाली बात है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारी बॉडी में आरबीसी बनता है ना बोन मैरो के अंदर, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमाटोपोएसिस। द सेल्स ऑफ ब्लड आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमाटोपोएसिस। सो श्रुति, व्हाट डू यू मीन बाय हेमाटोपोएसिस?
एनीबडी? हेमाटोपोएसिस? Sir, synthesis of red blood cells. यस, इन द बोन मैरो स्पेशली। Yes, sir. तो बोन मैरो के अंदर बनने को हम बोलते हैं हेमाटोपोएसिस। क्या ये बात मैंने अभी बतानी दी है? Yes, प्लाज्मा sir. वो 55 to 60% है, ये थोड़ा सा पेल येलो कलर का है। वाटर इसमें सबसे ज्यादा होता है। प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये याद होगा, मैंने 10th क्लास में बताया था, क्लॉटिंग फैक्टर। ये प्रोथ्रोम्बिन Yes. से थ्रोम्बिन बनता है, याद करो। फिर Yes. थ्रोम्बोकाइनेज से थ्रोम्बोकाइनेज, और फिर वो एक फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनकर आता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास चीजें हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं कुछ, और एंटीकोएगुलेंट भी होते हैं। तो ये प्लाज्मा के टाइप्स, मतलब प्लाज्मा के कंपोनेंट है, जिससे प्लाज्मा मिलके बना ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो वाटर, प्लाज्मा, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है पूरा का पूरा प्लाज्मा के बारे में। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। प्लाज्मा एक्चुअली में बेसिकली क्या करता है, एक तो इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि इसमें ल्यूकोसाइट भी होता है, ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए, तो तभी बहुत सारा पानी रिक्वायर्ड होता है। और ये हिमेटो या होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्लाज्मा का फंक्शन है। अब देखो, हमारी बॉडी में ना एक सीरम भी होता है। बस सीरम का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, देखो अगर प्लाज्मा है तो उसमें क्लॉटिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिब्रिनोजेन होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सीरम की बात कर रहा हूं, तो सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। सीरम इज लाइक प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन, ठीक है। तो अगर आपके पास सीरम है, सीरम का मतलब एक तरह से प्लाज्मा ही है, बस उसके अंदर क्या है, बस उसके अंदर हमारे पास Fibrinogen नहीं है. नहीं होते हैं। फाइन, गॉट Yes, इट। sir. So guys, what is the difference between the plasma and the serum? सर सीरम में फिब्रिनोजेन नहीं होते. Yes. प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग के एलिमेंट्स होते हैं, सेरम में नहीं होते। एक तो आवाज इतनी धीरे है ना तुम्हारी श्रुति, ऐसा लग रहा है जैसे तुम लाल किले से स्पीच दे रही हो, बस कुछ बोल नहीं रही हो, लेकिन स्पीच देते हुए दिख जरूर रही हो। ओके, वेरी गुड। तो ये हमारी झांसी की रानी की तरह दहाड़ना सीखो। तो ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम, ये याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो सीरम का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जब ये कोरोना वेव आई थी, तो इस टाइम पे सीरम का बहुत ज्यादा यूज हुआ था, रिमेम्बर, कि हम Yes. पेशेंट का सीरम कलेक्ट कर रहे हैं, सीरम से फिर दूसरे के अंदर डालेंगे। और प्लाज्मा के बारे में भी बात हुई थी वैसे तो, Yes, सर प्लाज्मा की. थेरेपी हो रही है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के अंदर एंटीबॉडीज भी होती है, तो फिर वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर की जा रही थी। अब आरबीसी के बारे में तो आपको पता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ब्लड बनता है उसे और एराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं। 120 डेज ये जिंदा रहते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट को कंटेन करता है। हेमोग्लोबिन आपको पता ही होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, राइट। ये हमारी बॉडी में पीएच मेंटेन करता है, ठीक है। ये हमारी आरबीसी जो होते हैं वो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, इन सब के अंदर होता है, और ये न्यूक्लिएटेड होता है, रिमेंबर दैट। देखो, हमारी बॉडी का जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो फिश होती है, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके न्यूक्लिएटेड होते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये ई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब हमको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, ये अनाएरोबिक रिस्पिरेशन करता है, बस बात खत्म। लेकिन उनके अंदर इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, रिमेंबर। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, हमारी आरबीसी का शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव का मतलब आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? लेट मी शो यू। अच्छा, ऐसे करके तो मैं नहीं देखा। देखो, इस तरीके से होना, ऐसे जैसे प्लेट होती है आपकी, ऐसे ऐसे करके Yes, एक sir. तरीके से, इसे बोलते हैं बाइकॉनकेव। और ओवल तो ऐसा होता ही है जैसे हमारी अर्थ है। तो ओवल मतलब अर्थ जैसा स्ट्रक्चर, और बाइकॉनकेव का मतलब ऐसा, जैसे प्लेट होती है, कोई डिस्क होती है जैसे।
तो ये बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। एनी डाउट इन दिस? नो यस। तो मैं क्या कह रहा था, तो हमारे पास अब मुझे शेप दिखानी है ना, तो अब मैं यूज कर सकता हूं अपना पेन। देखो, इस तरीके की जो शेप होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइकॉनकेव शेप। ओके, तो ये तो हमारे पास बाइकॉनकेव शेप हो गई किसकी, आरबीसी की। आप देख पा रहे हो ना, रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ। यस सर। और अगर Yes, sir. ओवल तो आप लोग जानते ही हैं, अर्थ का स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है, तो थोड़ा ओवल इस टाइप का होता है हमारे पास। तो क्या हमारी आरबीसी न्यूक्लिएटेड है या ई न्यूक्लिएटेड है? क्रिएटेड। यस, हमारी आरबीसी जो है वो ई न्यूक्लिएटेड। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन मैमल्स, तो मैमल्स के अंदर ये जो हमारे पास आरबीसी है वो क्या होती है, ई न्यूक्लिएटेड, रिमेंबर दैट। लेकिन जो फिश की होती है, एम्फीबियंस की होती है, उनकी क्या होती है हमारे पास, ये ओवल और न्यूक्लिएटेड। रिमेंबर दैट, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तरह से सभी नहीं हो गए ये भाई, आपने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है ना मैमल्स, जैसे आपने पूरी 5 क्लास पढ़ी थी वर्टेब्रेट्स की, तो मैमल्स के अलावा सभी तो न्यूक्लिएटेड है, चाहे वो पीसेस हो, चाहे वो एम्फीबियंस हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एव्स हो। बस मैमल्स का क्या है, ए न्यूक्लिएटेड। तो भैया मैमल्स के अलावा सभी क्या है, न्यूक्लिएटेड। गॉट इट? यस सर। ओके, लेकिन ध्यान रखेंगे कैमल के अंदर, और ये क्या लिखा है, इलामा। सर लामा वो एनिमल होता है। ओके ओके, ये डबल एल है ना आई गेस। यस सर। तो आप लोगों ने देखा डबल एम आता है, क्या? डबल एम आता है लामा। हाँ, आप लोगों ने आई गेस इस टाइप की एक भेड़ जैसा स्ट्रक्चर देखा है, जैसे गर्दन थोड़ी सी बड़ी होती है, यस स्मेल सर। आती है थोड़ा उससे। सा मतलब उसकी मतलब थोड़ा सा ऊन ऊन सी निकली होती है, थोड़ी गंदी गंदी सी टाइप की। यस सर। तो लेकिन वो Yes, sir. कैमल नहीं होता है, कुछ लोग उसे कैमल बोल देते हैं, वो कैमल से तो थोड़ा छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये कैमल जैसा, तो ये इनके पास भी क्या होता है, आरबीसी होता है, लेकिन वो ओवल होता है, ठीक है। आप लोग जरा एक बार वो कर लें, गूगल कर लें, ठीक है, लामा और कैमल। तो ये हमारे पास दो हैं, एक, एक नहीं और सारे में थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे एवरीबॉडी। यस सर। एक बच्ची कह रही है ये दलाई लामा का वो है क्या? भाई दलाई लामा अलग है, ये सिर्फ लामा है, ठीक है। फाइन श्रुति। ओके, वो प्यारी बच्ची आई है क्या जो चुप रहती थी, ये नहीं आई है? ओके, ओके। ल्यूकोसाइट की हम लोग बात करते तो कितने टाइप के ल्यूकोसाइट होते हैं, खुशी, खुशी रावत प्यारी बच्ची, ये डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं? क्योंकि जितना मुझे याद है मैं चिल्ला रहा हूं जब से। देखो, ये इस खुशी प्यारी बच्ची, डब्ल्यूबीसी होता है ल्यूकोसाइट। तो ये कितने टाइप के होते हैं प्यारी बच्ची? श्रुति तुम उसकी हेल्प करना चाहोगी? ये सर वो एनएल में। वेरी गुड, एनएल मैप। तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं ना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल एंड बेसोफिल। अभी हम इनके इंडिविजुअल फंक्शन भी देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। तो देखो ये ना ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट का मतलब जब इनके स्ट्रक्चर थोड़े टूटे टूटे से होते हैं,
जैसे टूटे टूटे से का मतलब, जैसे मान लो इसके न्यूक्लियस तुमको दूर से दिखाई देंगे 2 या 3। एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब जब वो पूरा एक ही स्ट्रक्चर दिखे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सेल है, वो एक सेल आपको ऐसा दिख रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस आपको एक ही दिख रहा है या 2 दिख रहे हैं या 3 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं? एक बच्ची कह रही बहुत सारे दिख रहे हैं, कह रही ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऐसे करके इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। शाबाश, ये एक ही है। तो एक ही है, तो ये ग्रेनुलोसाइट हुआ या ए ग्रेनुलोसाइट हुआ? भैया ग्रैनुअल्स का मतलब होता है बहुत सारे ग्रैनुअल्स होना। जैसे तुम लोगों ने हाथ में मिट्टी पकड़ी बहुत सारी, तो वो मिट्टी ग्रैनुअल्स के फॉर्म में होता है, उड़ा देते हो ऐसे, तो वो ग्रैनुअल्स ही तो उड़े। तो यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, तो क्या ये बहुत सारे ग्रैनुअल्स हैं? तो नो ये एक सर। ग्रैनुलोसाइट हुआ ना। अब मान लो अगर एक सेल ऐसा है, उसके ऐसे ऐसे ग्रैनुअल्स दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा न्यूक्लियस, एक ये रहा और एक ये रहा, बताओ कितने न्यूक्लियस? एक बच्ची कह रही एक ही तो है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया हल्का सा। हर चीज को उल्टा नहीं करना होता। तो ये मेरे पास 3 दिख रहे हैं, इतना तो मैं देख पा रहा हूँ, 1 2 3, तो ये क्या है? ग्रैनुलोसाइट। ओके, बोलो प्यारे बच्चों। तो देखो यस जब सर। आपकी बॉडी का 1 ml ब्लड, अरे 1 ml के अंदर ही 5,000 से 9,000 सेल्स होते हैं, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और हमारी बॉडी में होता कितना खून है? 5 लीटर से 6 लीटर तक खून होता है, मतलब एडल्ट की बात कर रहा हूं, तुम बच्चियों की नहीं। तो जब 1 ml में इतना, फिर तो ये आंकड़ा करोड़ तक चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़ता है तो इसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस, लेकिन जब ये गिरता है तो ल्यूकोपेनिया। तो अगर किसी को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो आपको क्या लगता है आपकी बॉडी का डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइटोसिस होगा या ल्यूकोपेनिया होगा? ल्यूकोपेनिया। Opinion. ल्यूकोपेनिया। लेकिन एक बच्ची अलग ही सोच रही थी, कह रही मैं बीमार हो गई हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उससे लड़ने के लिए मेरी बॉडी में ये और ज्यादा होना चाहिए, तो होगा ऑफ कोर्स ल्यूकोसाइटोसिस, क्योंकि उसको मारने के लिए मुझे अपनी सेना डबल करनी पड़ेगी। वैसे लॉजिक एकदम सही लगा रही है वो, लेकिन पहले ल्यूकोपेनिया होगा, फिर जाके ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ठीक है। एकदम से ही थोड़ी हो जाता है, अगर एकदम से ही होने लग जाता तो फिर तो तुम कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो पहले ल्यूकोपेनिया एंड देन ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, आपके सामने दिख रहे होंगे। एक चीज तो साफ दिख रही होगी, जिनके आगे फिल्स फिल्स लगा हुआ है, फिल्स फिल्स फिल्स, तो ये ग्रेनुलोसाइट है या ए ग्रेनुलोसाइट है? जिनके आगे फिल्स लगा हुआ है, सॉरी आगे नहीं पीछे, फिल्स फिल्स फिल्स। सर ग्रैन्युलोसाइट्स। क्योंकि इनके न्यूक्लियस क्या है? टूटे फूटे से हैं। Yes. Sir. लेकिन जिनके आगे साइट लगा हुआ है तो उनके न्यूक्लियस एक ही हैं। तो एक बच्ची कह रही सर मान लो अगर मेरा नाम श्रुति है, तो क्या मैं श्रुति साइट्स बोल सकती हूँ? तो ऐसे बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे भी क्या होते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं, हमारे न्यूक्लियस नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो सागरोसाइट्स तो हमारे हमारे साइट वाले मैच करते हैं। तो आपको वैसे ध्यान रखना है, जो नॉर्मल सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास तो ये सभी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब जो ग्रेनुलस में टूटा फूटा हो, ए ग्रेनुलो का मतलब टूटा फूटा ना हो। और हमारे पास ये 2 टाइप के होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल्स एंड बी सेल्स दोनों ही हमारे पास एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, आपको पता ही होगा, बताया था मैंने। टी का रिलेशन किससे है? थाइमस। बी का रिलेशन किससे है? बोन मैरो। भूल गए? नहीं सर याद है। ओके। तो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आप लोग ध्यान रखेंगे, आरबीसी थोड़ा ज्यादा जीती है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी थोड़ी कम जीती है, क्योंकि इनका काम ही यही है, नए नए बनते रहो, बाहर के एजेंट को मारते रहो। ये आर्मी है ना एक तरह से, तो भाई आर्मी आर्मी लोगों का तो भाई काम ही है बचाना दूसरे मेन जनता को। इनकी शेप फिक्स्ड होती है, ये शेप को थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये स्क्वीज आउट नहीं होते, लेकिन ये स्क्वीज आउट हो सकते हैं ब्लड वेसल से, ठीक है, जिसको हम डायपेडेसिस बोलते हैं। तो ये बाहर निकल सकते हैं। इनके पास कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, लेकिन इनके पास होता है।
ये गैस की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बल्कि ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है, ये तो आप जानते ही। डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिनको हम लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। लिम्फोइड ऑर्गन, एक मूवी आई थी जिसका नाम है माय नेम इज खान। तो माय नेम इज खान में आपने देखा होगा उसका जो बेटा था, उसके बेटे का स्प्लीन फट गया था क्योंकि उसको कोई फुटबॉल मार देता है, और वो बच्चा उसका मर गया था बेचारा, प्यारा प्यारा। तो ये हमारे पास स्प्लीन क्या होता है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने में बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस इंटेस्टाइन में होते हैं, गट में होते हैं, तो ये नंबर बढ़ाने में हेल्प करते हैं ये सब स्ट्रक्चर। अगर आपके पास 5 डब्ल्यूबीसी हैं, तो अगर आपके पास ये सब स्ट्रक्चर है तो वो 5 से कब 25 हो जाएगा, 25 से कब 50, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, तो ये लिम्फोइड ऑर्गन नंबर बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उनकी मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कोई दिक्कत है? कितना इजी है, ये सब तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बस लिखा हुआ है सामने। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी आप लोगों को, तो किसकी शेप थोड़ी फिक्स टाइप नहीं है? RBC. WBC. सर WBC। आरबीसी की तो फिक्स शेप होती है वैसे, मैंने पूछा है किसकी शेप फिक्स्ड नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी होगा ना। O. आरबीसी की तो फिक्स शेप होती है बाइकॉनकेव, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और कौन सा बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? CO2 एंड O2, आरबीसी। RBC। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लेटलेट के बारे में तो हर कोई जानता है, आपके चोट लग गई तो चोट के बाद कौन क्लॉट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, प्लेटलेट करेगा। ध्यान रखना हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? ये प्लेटलेट ही पाए जाते हैं, ध्यान रखना। सॉरी सॉरी, आरबीसी से तो कम है हमारे पास, इस चीज का ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ प्लेटलेट इज लेस देन द आरबीसी, क्योंकि क्योंकि चोट आपके इतनी नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे डब्ल्यूबीसी से पर ज्यादा होते हैं। तो एक तरह से बीच का नंबर है प्लेटलेट का। तो हमारे पास इनके सेल्स काफी बड़े बड़े से होते हैं ताकि ये क्लॉट करवाने में हेल्प करे, तो उसको हम मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो प्लेटलेट के दो नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स एंड मेगा कैरियोसाइट्स। और थ्रोम्बोसाइट के बनने को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस। और ये 1 वीक तक जिंदा रहते हैं, फिर नए बन जाते हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। याद रहेगा, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो जहां पर भी चोट लगेगी, ये प्लेटलेट जो है वहां पे क्लॉट करवाएंगे और उसको ठीक करने में हेल्प करेंगे। तो प्लेटलेट के दो नाम कौन से हैं अनुश्री? वेरी गुड अनुश्री, शाबाश। एक है थ्रोम्बोसाइट्स और एक है मेगा कैरियोसाइट, ओके। ये तो मैंने आपको पहले ही पता, मतलब ये एक्चुअली आगे आएगा जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कि हमारे पास जब भी चोट लगती है तो प्रोथ्रोम्बो एक्टिवेटेड होता है, तो ये कैल्शियम की वजह से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, और फिर ये थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाता है, और इस तरीके से क्लॉट बन जाता है, ठीक है ना, जिससे कि आरबीसी और ये पूरा धागे से पूरा लिपट जाता है। वो याद है, मैंने बताया था 1 हफ्ते बाद एक लेयर सी बन जाती है, हार्ड हार्ड सी, तो ये वही है। तो ये अभी नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूट्रोफिल मल्टीलोब्ड है, इसलिए इसे हम ग्रेनुलोसाइट भी बोलते हैं, फिल्स मैंने बताया था अभी। ये फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब सेल को खाने के लिए हेल्प करता है, कोई भी मान लो बैक्टीरिया फंगस आ गया तो उसको डायरेक्ट खा जाएगा। ऑसिनोफिल्स, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए, मैंने पहले बताया था, ई मतलब एलर्जिक। बेसोफिल, ये हेपेरिन और हिस्टामिन निकालता है जिससे एलर्जी वाली रिएक्शन भी हो जाती है। मोनोसाइट, ये भी फैगोसाइटिक करता है, मतलब डायरेक्ट सेल को खा जाएगा। और लिम्फोसाइट्स, तो ये तो एंटीबॉडी बनाते ही हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप के, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये दोनों ही एंटीबॉडी बनाते हैं। तो NL मैप आपको याद रखना है।
मैंने एक दिन एक बात बताई थी, ये मोनोसाइट आगे जाके क्या बन जाता है, याद करो। सर मैक्रो। मैक्रोफेज, वेरी गुड। ये मैक्रोफेज वही है ना जिसमें जब भी किसी को एचआईवी होता है तो उसके मैक्रोफेज कम हो जाते हैं, ठीक है। मैक्रोफेज का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी में। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? आपने पैकमैन गेम खेला है ना, वो किसी भी बैक्टीरिया फंगस को खा लेता है, तो वही वाला फैगोसाइटिक होता है। तो फैगोसाइटोसिस मतलब अच्छी बात होती है, जितने भी बैक्टीरिया फंगस आएंगे ये उनको फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। अब आ रहे हैं लिम्फ। देखो हमारे पास एक और वेसल होती है जिसको हम लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर डब्ल्यूबीसी काफी ज्यादा होते हैं, ये एक दूसरा फ्लूइड है, ठीक है। एक तो पहली बात आपको याद होगा, जब आप 10th में थे तो मैंने बताया था फैट की एब्जॉर्प्शन होना मुश्किल होता है, तो फैट के वहां पे एक स्ट्रक्चर था लैक्टील्स, याद करो। तो वो लैक्टिल जो होते हैं वो फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाते हैं, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ देंगे, याद होगा किसी को, ठीक है। तो ये हमारे पास फैट को लेके फैट की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। दूसरी बात, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके पास डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, तो इम्यूनिटी के लिए हमारी पूरी बॉडी में इतने सारे स्ट्रक्चर घूम रहे हैं। तो कॉम्पोजिशन क्या है इसकी, इसके पास प्लाज्मा होता है लेकिन इसके पास आरबीसी नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखना। और कुछ प्रोटीन भी नहीं होते जो कि ब्लड के पास होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लिम्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मैंने पहले ही बताया था अभी कि लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जो कि इन सबको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, राइट। लिम्फ नोड, टॉन्सिल, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन एंड पेयर पैचेस। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि इनके नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये लिम्फ को भी सिक्रीट करते हैं। लिम्फ को सिक्रीट करने का मतलब है कि एक तरह से इम्यूनिटी के सेल्स को बढ़ाना, क्योंकि लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी बहुत होते हैं, ठीक है। और फैट की एब्जॉर्प्शन तो होगी होगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में लिम्फ नोड्स क्या होता है, देखो लिम्फ नोड ना हमारी बॉडी में जो लिम्फेटिक वेसल होती है ना, वो ना देखो इस तरीके से होती है, चल रही होती है, लेकिन बीच बीच में ना इस तरीके से ना कुछ अंतराल आते हैं। ओह सॉरी, कुछ ज्यादा अंतराल आ गया, कुछ इस तरीके से। ओह, ये देख रहे हो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। ये जो गोल गोल सा है, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, लिम्फ नोड्स कहलाता है। कंप्यूटर जी लेजर पॉइंट ऑन करें, ये वाला, ये दिस इज लिम्फ नोड्स। ये जो स्वेलिंग सा हो गया, दिस इज लिम्फ नोड्स। तो जहां जहां पे ये होते हैं, ये इसके नंबर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। टॉन्सिल्स तो आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया मेरे को टॉन्सिल्स हो गए। भैया टॉन्सिल्स तो हमारे पास भी है, हमारे पास भी हो गए। टॉन्सिल का मतलब है तो तुम्हारे पास टॉन्सिल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये टॉन्सिलाइटिस हो गया है, ठीक है। तो टॉन्सिल्स बोलना तो एक वैसे थोड़ी गलत स्टेटमेंट है कि भैया मेरे टॉन्सिल्स हो गए हैं। तो तुम्हारी बुआ कह रही है टॉन्सिल तो मेरे पास भी है, फिर मेरे भी हो गए, तो ठीक है। टॉन्सिल तो फिर सभी को हो गए क्योंकि सबके पास है। लेकिन जब टॉन्सिल में दिक्कत आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो फिर कहते हैं टॉन्सिलाइटिस हो गया है, राइट। ठीक है ना, जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं उनके ज्यादा हो जाता है टॉन्सिलाइटिस। थाइमस ग्लैंड, आपको पता ही है, मैंने बताया था 10th क्लास में। थाइमोसिन एक हार्मोन होता है जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पेयर पैचेस गट के पास होता है, इंटेस्टाइन के पास, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है? नो सर। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन है। देखो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन आप देख रहे हैं ना, इनको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। वैसे ही एक इसके अंदर प्राइमरी लिम्फॉइड आ गया है। देखो आप लोग ध्यान रखेंगे, मेरे पास दो मेन चीजें हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्या है मेरे पास, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। ये प्राइमरी है क्योंकि ये क्रिएट करते हैं इनको बेसिकली। और ये जो जो आप देख रहे हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन, ये है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जो कि उनके नंबर को बढ़ाते हैं, उनके डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो एक दो है मेन, बाकी है सेकेंडरी, तो ये मिलकर काम करते हैं इम्यूनिटी के लिए, ठीक है।